सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का पाठ नंबर 4 कृषि खेती बाड़ी के बारे में बहुत सी जानकारी देंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो खेती बाड़ी से संबंधित हैं, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। तो इसलिए अपना फीडबैक दें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले, जय अन्नदाता। यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों में आटा, किसी ने तपती धूप में गेहूं था काटा। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु किसान अपनी मांगों को लेकर 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए। तो अब बात करते हैं हम कृषि का अर्थ, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रिक और कल्चरा से हुई है, जिसमें एग्रिक का शाब्दिक अर्थ है मृदा या भूमि, जबकि कल्चरा का शाब्दिक अर्थ है कर्षण करना अथवा मृदा का आकर्षण करना ही कृषि या खेती कहलाता है। तो कृषि एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन व वानिकी आदि सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कृषि को एक कला, एक विज्ञान एवं एक वाणिज्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी का एक योग है। कृषि भूमि से उत्पाद जुटाने का व्यवसाय है और भारत में लगभग करीब 60-65% लोग खेती बाड़ी के उसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कृषि का अर्थ अगर दूसरे शब्दों में देखें, फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीकी को कृषि कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी परिभाषा देखें, भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया और प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताएं, जो मानव की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना ही कृषि का मुख्य कार्य है। और ये काम करता है किसान, जो सब के लिए व्यक्ति की पहली जो नीड है भूख, उसको शांत करता है। इसलिए किसान का आदर जरूर करें। इसके अलावा फसल चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल भी है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया। इसमें खरीफ, रबी और जायद 3 फसलें। इनकी बुआई कब होती है? खरीफ की बात करें तो जून से जुलाई इनकी, और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर। प्रमुख फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। इसके अलावा रबी की बात करें जो अक्टूबर से नवंबर में बुआई होती है और मार्च से अप्रैल इनकी कटाई होती है। इसकी प्रमुख फसल गेहूँ, जौ, चना, आलू आदि। अब बात करते हैं तीसरी फसल की, जो जायद फसल है। जायद जो है मार्च में उसकी बुआई होती है और कटाई जुलाई में होती है। दोस्तों, इसकी प्रमुख फसल हैं खरबूज, खीरा, तरबूज आदि। इसके अलावा बात करते हैं अब स्थानांतरित कृषि की, किसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, किसको स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है और किसको झूम खेती भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा ही बात करें तो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद उसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले के चुने हुए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है। आप इसको दूसरे हिसाब से देख सकते हैं, स्टेप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें हम देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा रखे हैं कि सबसे पहले साइट सिलेक्शन होता है और सबसे लास्ट जो है हार्वेस्टिंग है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं 6 स्टेप है। तो इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें, स्थानांतरित जो कृषि है उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अगर जूम की बात करें, जूम कहाँ कही जाती है? उत्तर पूर्वी भारत जो है उसमें इसको जूम के नाम से जाना जाता है। ओनम केरल में और कुरवा झारखंड में। इसी प्रकार अगर और की बात करें तो जैसे दीपा है
छत्तीसगढ़, बस्तर जो है अंडमान निकोबार वाला समूह, उसमें तो अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। कुमारी जो है पश्चिमी घाट के पर्वतीय जो क्षेत्र उनमें, जारा और एका दक्षिण भारतीय राज्य में, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं फसल की, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब कुल खाद्यान्न गेहूँ उत्पादन में सबसे द्वितीय नंबर पे है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूँ, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम है, तो चावल में द्वितीय है उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो है अगर देखें मोटा अनाज जो है सरसों मोटा अनाज में प्रथम है ये, और दलहन तिलहन मूंगफली में द्वितीय है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली इन चीज़ों में जो है मसाला कपास उत्पादन में प्रथम है, तम्बाकू में द्वितीय है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें प्याज और काजू जो है उनमें प्रथम है, सोयाबीन गन्ना कपास में द्वितीय है। तो इसको बारी बारी से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में देखिए नारियल है, और आंध्र प्रदेश में मक्का तम्बाकू, और पश्चिम बंगाल में चावल, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन, तिलहन दलहन में प्रथम, सरसों में द्वितीय है। अब दोस्तों ये थे भारत में खाद्यान्न फसलें प्रमुख जो थी। इसके अलावा बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं हम, जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, और विशेष उपयोग के आधार पर। इनको आप बारी बारी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें हम जीवन चक्र के आधार पर देखें तो इसमें देख सकते हैं 1 वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें। इसके अलावा ऋतुओं के आधार पर हमने कर चुके हैं, और विशेष उपयोग के आधार पर अपनी फसल जैसे नगद फसल होगी आदि इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कृषिगत उत्पादन भारत के प्रमुख फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की। कुछ की हम बात पहले भी कर चुके हैं मैप के माध्यम से, और कुछ यहाँ पर दिखाई गई। जो प्रथम है जैसे चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूँ उत्तर प्रदेश, मक्का महाराष्ट्र, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान, कुल मोटे अनाज महाराष्ट्र, चना मध्य प्रदेश, हरड़ महाराष्ट्र, मूंग राजस्थान, कुल दालें मध्य प्रदेश, और कुल खाद्यान्न जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कृषि विधियों के अलग अलग नाम। जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित। इस प्रकार से आप बारी बारी से इनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बहुत सारी कृषियों की अलग अलग, आपको बताएं बहुत प्रकार हैं। व्यापक कृषि, जीविका कृषि, मिश्रित कृषि, पारंपरिक कृषि, स्थानांतर कृषि, वाणिज्य कृषि, बागान कृषि और व्यावसायिक कृषि। तो ये अलग अलग प्रकार के कृषि के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो गहन जीविका कृषि जो है जब खेती बड़े भूभाग पर और सघन आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस तरह की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। अब व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। ये खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है, और यह हमारी उत्पादन लागत को कम कर सकता है और खेती के हमारे लाभ को बढ़ा सकता है। कहने का अभिप्राय ये कि वाणिज्य कृषि वहाँ की जाती है जहाँ फायदा लिया जाए, बिजनेस पर्पज के लिए, व्यावसायिक तौर पर, और गहन कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पर जमीन कम होती है, जनसंख्या यानी परिवार बड़ा होता है। तो ये अंतर है इन दोनों में, गहन जीविका कृषि में और वाणिज्य कृषि में। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह करने हैं क्योंकि ये बहुत ही टॉप क्लास का प्रश्न है और बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से करें और किसी प्रकार का डाउट लगे तो हमें ज़रूर मैसेज करें। अब बात करते हैं भारत में फसल की श्रेणियाँ। प्रमुख फसलों को उनके उपयोग के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे खाद्यान्न फसल गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा और दलहन। नकदी फसलें गन्ना, तम्बाकू, कपास, जूट, तिलहन। वृक्षारोपण फसलें किसकी प्योद लगती है देसी भाषाओं में, कॉफ़ी, नारियल,
चाय, रबड़ और लास्ट है बागवानी फसलें, जैसे इसमें शामिल हो जाएंगे फल, सभी प्रकार के फल और सब्जियां। इसके अलावा दोस्तों और की बात करें, हरित क्रांति आई थी 1960 में, आपको बता दूं, गेहूं और इसमें धान में आई थी। मुख्य तौर पर ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आई थी। तो उसके जो हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। ये उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दे रखे हैं, इसको पढ़ना। इसके अलावा अब बात करते हैं गेहूं की फसल पर विशेष। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है और गेहूं को पंजाबी में कनक भी कहते हैं। गेहूं का लगभग 97% जो क्षेत्र सिंचित है, यानी पानी दिया जाता है, इसमें सिंचाई की जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूं के बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित रहता है। सिंचाई के क्षेत्रों में गेहूं की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है और इसकी बुआई का उपयुक्त जो समय है 10 नवंबर से 25 नवंबर तक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अब धान की फसल पर विशेष, और ये कई बार एग्जाम आ जाता है धान और गेहूं के बारे में, विशेष तौर पर 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली अनाज है। चावल के उत्पादन में चीन पूरे विश्व में सबसे आगे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। धान की उपज के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है और धान में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और धान की जो फसल है उसकी सबसे अच्छी वैरायटी है बासमती, और गेहूं की सबसे अच्छी है दोस्तों 306, जो मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इसके अलावा आपको और जानकारी दें, गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है और सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में उगाया जाता है और भारत में उत्तर प्रदेश में, जिससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और गन्ने की जो फसल ऐसा कहा जाता है, ज़्यादा पानी हो उसमें भी ये रह जाती है और कम पानी हो उसमें भी किसान को कभी नुकसान नहीं होने देती। इसके अलावा अब बात करते हैं तिलहन फसलों की। यहाँ पर चित्र भी दिखा रखे हैं आपको। उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, मूंगफली, सोया और सूरजमुखी। यहाँ चित्र के माध्यम से आपको देख सकते हैं जिनमें से तेल निकलता है किन फसलों से, उनको तिलहन कहा जाता है, तिलहन। तो इसके अलावा दोस्तों एक और की बात करें, अब बात करते हैं हम भारत की प्रमुख दलहन फसल, यानी कि इससे दाल निकलती है, दाल मन खाते हैं और दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखें। सोयाबीन है जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें मुख्य तौर पर 2 बात करते हैं। रबी ऋतु की फसलें हरड़, चना, मटर, मसूर, और खरीफ ऋतु की फसलें देखें तो इसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मूंग, उड़द और लोबिया। इसके अलावा विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, जैसे हम शुरू में ही बता चुके हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या जो है खेती करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और तीसरा पॉइंट देखें तो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। नंबर 4 भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। नंबर 5 पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करते हैं तो नंबर 1 है चकबंदी। बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से उन्हें लाभप्रद बनाना चकबंदी कहलाता है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ, आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों में उपलब्ध कराती है। अब तीसरे की बात करते हैं वैश्वीकरण की,
यानी ग्लोबलाइजेशन के। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, चाहे वस्तुओं से हो, चाहे विचारों से हो या टेक्नोलॉजी से, वैश्वीकरण है। इसके अलावा भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं क्या हैं और उनका क्या समाधान है, उनके बारे में डिस्कस कर लें। सबसे बड़ी समस्या देखते हैं, ग्रामीण और शहरी विभाजन हो रखा है इससे। दूसरा, कृषि में निवेश का अभाव है। तीसरा, प्रभावी नीतियों का अभाव है। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग का अभाव है। पांचवा, विमुद्रीकरण का प्रभाव। छठे नंबर की बात करते हैं, कीमतों पर अत्यधिक दखल अंदाजी होना। जैसे मैं आपको बता दूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी उसका ना होना। सातवां, सिंचाई सुविधा न होना, खेती बाड़ी जो सूखे में सूख जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं किसानों की समस्याओं के लिए दीर्घकालीन समाधान क्या होने चाहिए उनके बारे में। सबसे पहला, भूमि सुधार। नंबर 2, सिंचाई प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, कृषि विपणन। नंबर 4, किसानों की सहायता में ई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। आपको बता दूं, पहला सीएनजी ट्रैक्टर भी जो है मार्केट में आ चुका है। इसके अलावा 5वें नंबर की बात करते हैं, कृषि मूल्य निर्धारण करना। और छठा पॉइंट, खाद्य प्रसंस्करण की को अच्छी तरह से सिस्टमेटिक करना। दोस्तों, ये हैं किसानों की समस्याओं के लिए एक समाधान, कुछ समाधान। इसके अलावा 2020 में मोदी सरकार कृषि सुधारों को लेकर 3 बिल लेकर आई है। और 3 बिल जो ही लेके आई, पहले ये अध्यादेश के थ्रू लेकर आई थी और तभी से इसका विरोध किया जा रहा है। अब ये कानून बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं सिर्फ देश से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। और जो मुझे ठीक लगता, मेरे जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने देखा, उस हिसाब से ये कानून किसानों को कम फायदा देंगे और कंपनियों को ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे। कंपनी मीन्स उद्योगपतियों को। इसके अलावा और बात करें, बीजेपी जो सरकार है ये कहती है कि पहले किसानों को सिर्फ कुछ मंडियों में फसल बेच सकता था, लेकिन अब किसान किसी भी मंडी में या कंपनी को फसल बेच सकता है अपने मन चाहे दाम में। देखने में तो अच्छा लगता है, क्या ये धरातल पर उतना ही अच्छा होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, मंडी के दलाल फसल की कम कीमत देते थे। अब इस नए कानून में क्या है कि प्राइवेट कंपनियां सीधा किसानों को अच्छी कीमतें देंगी। इस पर भी डाउट किया जा सकता है, क्या पता क्या होगा। तीसरा, किसान पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे पहले, जैसा कि मोदी सरकार कह रही है। अब क्या होगा, कंपनी से अनुबंधन करके खेती के लिए मदद ले सकते हैं। तो ये इसमें प्रावधान किए गए। कितनी सच झूठ है ये तो इसके इम्प्लीमेंट करने के बाद ही पता लगेगा, जब किसान के ऊपर इस पर होगा। इसके अलावा इसमें एक और नियम बनाया गया जो मुझे लगता है बड़ा गलत है। इसमें जमाखोरी के लिए छूट दे दी, चाहे कितनी ही जमाखोरी करो उस पर कोई सजा नहीं होगी। सीधी बात है, इसमें जो पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति खासकर, उनको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मोदी सरकार सवसदरा खेतरा यानी मिट्टी मृदा जो है उसकी उपजाऊ के लिए उन्होंने विशेष स्कीम चला रखी है। अब बात करते हैं भारतीय कृषि के क्षेत्र में क्रांति। बहुत सारी क्रांति हुई है, उनको बारी बारी से अगर हम करें, जैसे काली क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध या डेयरी उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति चमड़ा के उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन के उससे, स्वर्ण या गोल्डन जो क्रांति कहें फल से या इसको बागवानी विकास से भी कह सकते हैं, हरित क्रांति खाद्य जो अनाज है उनसे संबंधित। और अगले की बात करें, गृह क्रांति खाद या उर्वरक में जैसे डीएपी यूरिया, और खाद में जैसे गोबर होता है गाय का भैंस का, उसको कहते हैं, तो उसको गृह क्रांति कहा। तो ये भारतीय कृषि में बहुत सारी क्रांतियाँ आई कि इनको हमने बारी बारी से डिस्कस किया, इनको पढ़े। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इन क्रांतियों के बारे में, कुछ विशेष डिटेल से जानकारी। जैसे इंद्रधनुष क्रांति, इसमें क्या है, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इंद्रधनुषी क्रांति के तथ्य की बात करें
तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया, क्योंकि इसमें 7 रंग है, इसलिए इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। अब बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का क्षेत्र जो है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीली क्रांति के तथ्य अगर देखें तो भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर, जैसे भारत आत्मनिर्भर का नारा भी दिया मोदी ने, वो बढ़ने के लिए क्या है। भारत में पीली क्रांति के जनक सेम पित्रोदा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं सदाबहार क्रांति। उद्देश्य है इसका देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना तथ्य है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन है। अब है काली क्रांति। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है तथ्य है। पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा और क्रांति की बात करें दोस्तों, सिल्वर क्रांति। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथ्य है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है लगभग, और जबकि अमेरिका की 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी है, याद रखें। इसके अलावा सुनहरी क्रांति, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसके अलावा इसमें शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है तथ्य है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दुनिया भर में दूसरा स्थान रखता है। और इस क्रांति के जो जनक हैं निपर्क तुतेज हैं। इसके अलावा नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई है तथ्य है। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। और इसके नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति, ये क्षेत्र प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। और इसके जो जनक हैं, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। इसके अलावा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 और 65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और आपको बता दें जो अमूल है वहीं से निकलता, गुजरात से अमूल। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा गया है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। और राज्य इसके हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश मुख्य तौर पर है। और हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। इसके अलावा दोस्तों और बात करते हैं प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। धान भारत और इंडोनेशिया का से लिया, मक्का मध्य प्रदेश, गेहूं मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिण अमेरिका। तो ये प्रमुख फसल हैं किनका जन्म स्थान है। इसके अलावा मैप के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक और किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू कर रखी है। ये भी बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि वो धरातल पर कितना उपयोगी होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भी चला रखी है। अब बहुत से लोग किसान क्यों नहीं बन पाते, इसका मुख्य कारण आपको बता दें, किसानों की औसत कमाई 6400 यानी 6400 रुपये भी नहीं। 2009 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। गांव में सिर्फ 1% युवा किसान बनने की इच्छा रखते हैं। और आपको बता दें 76 यानी 76% किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं। और 52% किसानों पर औसतन 1,40,000 रुपये का कर्जा है। तो किसान की वर्तमान स्थिति देखिए आप। इसके अलावा आपको बता दें किसान जो मूवमेंट कर रहा है इससे पहले भी 1906 और 7 में हुआ था। जो ऐसा कहा जाता है शहीद भगत सिंह के पिता और चाचा ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था और अंग्रेजों ने उसको वापस लेना पड़ा था।
और ये यहाँ भी अगर देखा जाए तो तीन कानून है। किसान इसको काला कानून कहता है। और किसान 80 दिन से ज़्यादा हो गए वो दिल्ली के जो बॉर्डर है उस पर अपनी मांग को लेकर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैप के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा जो राज्य है पुअर है, कौन सा रिच है, कहाँ पर ड्राई स्टेट है, कौन सा डेजर्ट है, कौन सा एग्रीकल्चर स्टेट है यानी खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, किसको देवभूमि कहा जाता है। तो ये इन चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और मान सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगा मैं, किसान नहीं तो देश नहीं। और किसान देश का अन्नदाता है। व्यक्ति की जो पहली नीड है, पहली आवश्यकता है, किसान ही पूरी करता है। इसलिए किसान का आदर होना चाहिए। किसान की बात को जहाँ तक संभव हो सके उसको मानना चाहिए। और अब बात करते हैं किस देश से थाली में क्या आया। जैसे मध्य अमेरिका से मिर्च, मक्का, फलियाँ, पपीता, पाम तेल। दक्षिण अमेरिका से देखें, दक्षिण अमेरिका आलू, टमाटर, सीताफल। अफ्रीका से देखें ज्वार, कॉफ़ी, राजमा। पश्चिमी एशिया से देखें गेहूँ, प्याज, मटर, गाजर, पालक, अंगूर। भूमध्यसागरीय देश हैं जैसे सरसों, सफ़ेद सरसों। मध्य एशिया से लहसुन, सेब। पूर्वी एशिया से बंद गोभी, संतरा, सोयाबीन। तो ये अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से चीज़ें आई हैं। अब दोस्तों किसानों के ऊपर कुछ लाइन मैंने भी लिखी है, आपको बता दें। जय हो अन्नदाता, तेरे बगैर कोई जीवित नहीं रह पाता। जो पहनता है फटी धोती और टूटी जूती, मेहनत करके मिट्टी में उगा देता है जड़ी बूटी। अब ये किसान आंदोलन के ऊपर है। किसान आंदोलन वहाँ चल रहा था। किसान है देश का चमन, इसको सत सत नमन। हो रही है बारिश, चल रही है ठंडी पवन, किसानों ने बना लिया अपना किसान भवन। तो बारिश चल रही थी उस समय ये मैंने लाइन लिखी थी किसान आंदोलन के तहत। दोस्तों अब 3 मिनट आपकी अलग विशेष जानकारी के लिए, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे आपके लिए यूजफुल होंगी, इतना आता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है 3 मिनट के लिए, जरूर देखिए इसको भी। ऋग्वेद के अनुसार जो अनाज खेतों में पैदा होता है ना, उसका बंटवारा देखिए कैसे कैसे भगवान कैसे करता है। ऋग्वेद ऐसा करता है। नंबर 1, जमीन से 4 उंगल भूमि का। नंबर 2, गेहूं के बाली के नीचे का पशु का। नंबर 3, पहली फसल की पहली बारी अग्नि को देते हैं, ऐसा कहा जाता है। नंबर 4, बाली से गेहूं अलग करने पर मुट्ठी भर दाना पक्षियों का। नंबर 5, गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का। नंबर 6, चुटकी भर गुथा आटा मछलियों का। इसके अलावा 7 की अगर बात करें, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की। फिर उसके बाद 8 की पहली थाली घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी। फिर 9 फिर हमारी थाली। 10 आखिरी रोटी कुत्ते की। ये हमें सिखाती है हमारी सनातन संस्कृति और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है मैं इस संस्कृति का एक हिस्सा हूँ। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी जानकारी यहाँ पर 5 स्टेप ब्रेव मेथड जो आप यहाँ देख सकते हो, ये यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर हेलमेट का भी मतलब दिखा रखा है, अलग अलग इसकी फुल फॉर्म बता रखी हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित है। तो अगर ब्रेव का देखिए मेथड, तो ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज आर रेस्ट योर ब्रेन, एक्सेस एंड सेलेक्ट आइडियाज, वेट एंड क्वालिफाई आइडियाज, आउटलाइन कंटेंट। तो इन दोनों को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। दोस्तों अब आपको यहाँ दिखा रखे हैं जो जियोग्राफिकल फीचर्स यानी क्या क्या कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, जैसे हिल, माउंटेन, लीवर, वोल्केनो, वैली आदि जो है आप देख सकते हैं ध्यान से और समझ सकते हैं। इसके अलावा साइड में वाटर से संबंधित भी दिखा रखा है, जो वाटर के जो रिसोर्स हैं कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही आपके लिए या बच्चे जैसे आप जैसे होते हैं उनको समझने के लिए बहुत ही अच्छा चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष जानकारी क्यों कहते हैं पहला सुख निरोगी का है, तो जीवन को सुखी बनाने एवं स्वस्थ रखने के लिए 8 कार्य प्रतिदिन करें। सिंपल सी बात, अगर 8 काम करोगे जैसे धूप का सेवन है, संतुलित भोजन है, आत्मविश्वास है, अच्छे मित्र है, उचित विश्राम है, प्रतिदिन व्यायाम है, प्रतिदिन आह्वान है, अगर हो जाए तो ईश्वर का ध्यान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना फीडबैक, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, हमें ज़रूर भेजें। और लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा, किसान सबका जो अन्नदाता है, किसान सबको लेकर चलने वाला
उस किसान की जय जयकार जरूर करें, क्योंकि किसान है तो हम हैं। तब तक आप किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें ज़रूर सेंड करें। और हाँ, अब तक अगर आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ भी होंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज ही एक बार फिर जय किसान, किसान के उपलक्ष्य में कुछ चित्र आपको यहाँ दिखाए गए हैं, उनको भी देखें और किसान का आदर करें। एक बार फिर आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान।